राम राम भाई, राम राम सबको दोस्त। मैं बीच में मेरी कनेक्शन राम कट राम गया था। राम राम सबको। राम राम बोल। राम राम भाई सबको, राम राम। सब लोग अच्छे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक बस बढ़िया चलो बॉस। जी, आप कैसे बहुत। बॉस? मैं अच्छा हूँ डॉक्टर दीपशिखा। और डॉक्टर अजय सैनी भाई, आपकी आवाज बहुत दिन बाद सुनाई दी। आपका बहुत बहुत आभार। आप अपने जरा शब्दों को हमें सुनवाते रहा करो भाई। जी वो हाँ भाई, अमित शर्मा गलत थोड़े कह रहा हूँ। अजय सैनी कितने दिन बाद बस बोला ना। एक नहीं, आप ऐसा तो है, हमेशा आप सही अमित रहते शर्मा हैं। को चालू कर देते हो तो ये बेचारे बच्चे सब क्या मैं अमित भैया बोल तो रहे। अमित शर्मा बोलने लगे तो अमित पाल भी चुपचाप होकर बैठ जाता है कि पहले हाँ, अमित भैया ही चुप हो जाए तभी हम नहीं खैर, बोलेंगे। सबको सबको मौका मिलना चाहिए। और हमारी कोशिश आपकी हमारी यही रहती है कि सब भैया और सब भाई लोग आपस अपना विचार हाँ रखें। और हाँ जी। आज जीएनएम है भाई। और जी। डेट है कितनी आज? एलर्जिक कोल्ड 27 जनवरी। अमित भैया को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो सब बच्चों के समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे सब बच्चों की फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। हैं। हाँ, वाह क्या। लेकिन सब बच्चे भी अमित भैया की फीलिंग को समझें कि भाई साहब 5 मिनट या 10 मिनट हो जाता है कोई कुछ बोलता ही नहीं, चुप बैठते हैं। अगर हम चुप बैठ गए तो फिर हमें मजबूरी में भैया बोलना तो पड़ेगा या नहीं। चलो चलो खैर, चलो सबका अपना अपना भैया नेचर में रोल है दोस्त। सब ऐसे ही चलते हाँ रहे। और आज डेट है 27 जनवरी 2025। और पेज नंबर है 142 जीएनएम का। और इस पे हम पढ़ रहे हैं नोज एंड साइनेसिस। और इसका हेडिंग हाँ है जी। एलर्जिक कोल्ड। इन्वर्टेड कोमा में है हाँ जी। कोल्ड, ब्रैकेट में स्निफल्स, कोमा हे फीवर, कोमा कह रहे हैं हाउस डस्ट एलर्जी, ब्रैकेट में कह रहे हैं राइनाइटिस एलर्जिका। तो आज बेसिकली एलर्जी, एलर्जिक अफेक्शंस शुरू हो रहे हैं। तो इसमें कह रहे हैं सेम एसबीएस एज अबव। और ऊपर जो एसबीएस था वो था स्टिंक कॉन्फ्लिक्ट, नॉट वांटिंग टू स्मेल समथिंग, है जी। तो इससे ही रिलेटेड हाँ जी। इसका भी एसबीएस निकलेगा, चलेगा। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन एलर्जीज आर कोज्ड बाय गैफेज। गैफेज का मतलब होता है ए मिस्टेक दैट ए पर्सन मेक्स इन ए सोशल और पब्लिक सिचुएशन, स्पेशली समथिंग वेरी एम्बेरेसिंग। ठीक है जी, यानी कि सामाजिक या सार्वजनिक स्थिति में की जाने वाली लज्जाजनक गलती, उसको कहते हैं GAFFES, गैफेज। हाँ जी। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन एलर्जीज आर कॉज्ड बाय गैफेज इन द इम्यून सिस्टम। अच्छा, मैंने ये भाव तो लिखा हुआ अलग, लेकिन कन्वेंशनल मेडिसिन तो इसको एक इम्यून सिस्टम की मिस्टेक या गड़बड़ मान के चल रही है। द हाँ जी। बॉडीज ऑन डिफेंस सेल, ब्रैकेट में कह रहे हैं टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, आर सैड टू सडनली टर्न अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंसेस लाइक पोलन, एक्सक्रीमेंट एंड हाउस डस्ट। तो कन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से जो बॉडी का जो अपना डिफेंस सेल्स है, टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स, आर सेड टू सडनली टर्न अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंस। जो हार्मलेस सब्सटेंस भी होते हैं जैसे कि पोलन, एक्सक्रीमेंट या हाउस डस्ट, उनके अगेंस्ट भी काम करने लगती हैं सडनली। सडनली टर्न अगेंस्ट, विरोध में उतर आती हैं उन चीजों के प्रति भी जो कि हार्मलेस सब्सटेंस हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेडिसिन। एक्चुअली हाँ जी। एलर्जीज आर ऑलवेज बेस्ड ऑन ट्रैक्स। एलर्जी हमेशा वास्तव में, एलर्जी जो है वो उसका कोई बेस जो होता है वो कोई ना कोई ट्रैक्स होता है। पेज नंबर 23 पे हम पढ़ भी चुके हैं, काफी चर्चा हुई थी अमित शर्मा की इस बारे में हमारे साथ, जब हाँ याद आ रहा होगा हाँ कि जी। पिछला कोई हाँ ट्रैक जी। मिल गया।
द नोज इज ऑफन अफेक्टेड, और इसमें नोज अक्सर हाँ जी। अफेक्ट होती है, जो इसमें पहले वाले पेज हाँ पे जी। भी था कि यही सेंस ऑर्गन है जो सबसे पहले सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है लोगों का। और हाँ इसमें जी। वो ट्रैक्स कुछ ऐसे बने थे कि किसी जैसे समर सीजन में कोई कहीं गया और वहां उसके साथ कोई घटना हुई, तो उसको हर एक आने वाली समर में उससे रिलेटेड ट्रैक एक्टिवेट हो जाता है, बन या जाएगा। कोई सिचुएशन है ऐसी जिसमें उसका वो ट्रैक हाँ बना जी। था, ऐसी फर्दर कभी भी सिचुएशन से गुजरेगा वो, तो वो उसका पुराने वाला ट्रैक वो एक्टिवेट हो जाता है। ये इसका हाँ जी। भाव था। देखो, ये जो कन्वेंशनल मेडिसिन भी कह रही है ना, गैपेज हो गई, मतलब पहले हमने कोई गलती कर दी थी, वही ट्रैक बना रह गया। तो इसमें हमारे पास फिर वही बात है कि हमारे को होम्योपैथिकली रूब्रिक्स क्या क्या मिलेंगे। एलिमेंट्स सबसे बहुत अच्छा रूब्रिक बहुत सारे कम लोग उठाते हैं, एलिमेंट एम्बेरसमेंट आफ्टर। एम्बेरसमेंट आफ्टर मतलब उस बार में एम्बेरस हुआ था, तो बार बार जब मेरे को वो याद आती है तो उसको वो भी बहुत ट्रैक में बना रहता है, वो तब एलिमेंट बहुत पुराने एलिमेंट में भी आ जाता है। हाँ मतलब हाँ बहुत टाइम पहले मेरे साथ हुआ था और फिर दोबारा ट्रैक बन गया, इसका मतलब अभी सेंसिटिविटी उसकी वही है। तो वी कैन आल्सो थिंक ऑफ एलिमेंट्स एम्बेरसमेंट आफ्टर, या डेल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव के अभी ऐसा हुआ था, अभी फिर ऐसा होने वाला है, हाँ या मेरे को पुरानी चोट की सारी चीजें याद रह गई हैं। हाँ, किसी भी रूप में, और एम्बेरसिंग के रूप में, हाँ, कहीं ऑनर उंडेड हो गया था, कोई मॉर्टिफिकेशन हो कुछ गया भी, था, कोई इंसल्ट हो गई थी, कोई भी इंजरी, ये इंजरी कह के कुछ आपने बहुत इंजरी, अच्छा पार्ट बता दिया इंजरी। कि कहीं ना हाँ जी। कहीं पहुंची हुई चोट किसी भी रूप में, है ना डॉक्टर हाँ जी। सिमरन, दीपशिखा? जी जी हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, ऐसा कोई भी साइकी पे आया हुआ कोई भी पीछे हर्ट, वो उसके लिए पिछला ट्रैक बन सकता है। और अमित भाई ने बहुत अच्छी बात ये कही है कि जैसे एम्बेरसमेंट है, ये बहुत ज्यादा मिलेगा ये बेस में। कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेंस होगा जिनका, जैसे ओनर वुंडेड का हो सकता है, कहीं ना कहीं एम्बेरसमेंट का हो सकता है। और एम्बेरसमेंट तो बहुत ही अच्छे तौर से इससे जुड़ता नजर आ रहा है अमित शर्मा भाई, थैंक यू। क्योंकि हाँ हम जी। देखते हैं कि भाई वो क्लास में खड़ा कर दिया बच्चा, वहां वो हाँ जी। एम्बेरसिंग में हाँ चला जी। गया, या किसी ने दोस्तों में उसको थप्पड़ मार दिया, इंसल्ट कर दी, कहीं शादी में गया था, वहां उसके उसके कहते हैं उसके रिश्तेदारों ने या पेरेंट्स ने उसको वहां एम्बेरस कर दिया, उसको उसकी इंसल्ट करके, झिड़क के, है ना डॉक्टर श्रेय? तो ये सब चीजें पीछे मिलेंगी उसके। सर इसमें जैसे कई लोग कहते हैं ना, कि मैंने देखा है, कोई कहते हैं कि मेरे को ना नाक पे जोर से चोट लग गई थी, या किसी ने नाक पे ऐसे कहा ना, मेरे नाक पे लग गई थी, तब से मेरे को ये छींकें ही आती रहती हैं। तो हाँ, उसने तो वो ट्रैक याद, बना लिया ना भाई। हाँ हाँ हाँ, और इवन इसकी गहराई तो वहां तक जाती है, एक्सटेंशन इसका भाई डॉक्टर श्रेय, कि मान लो तुम्हारी नाक पे चोट लग गई थी किसी एक ऐसी सिचुएशन में, और आप वहां से गुजर रहे हो, और मान लो किसी और के ऐसे हुआ आपके सामने, आपके साथ नहीं हुआ वो, आपके साथ कभी पहले हुआ था ऐसी परिस्थिति से गुजर के, आपका बैड एक्सपीरियंस मिला था, आपको चोट लगी थी नाक पे या कहीं भी, और आप वहां से गुजर रहे हैं, आपके सामने सीन आ गया, चाहे वो पिक्चर में नाक पे घूसा मारा किसी ने दूसरे को, तो उससे आपका ट्रैक एक्टिवेट हो जाता है, ये कहती है जीएनएम। आपका जो साइकी पे ट्रैक बना हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक, वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और वो केवल नाक का एग्जाम्पल नहीं, किसी भी पार्ट से रिलेटेड कोई भी ट्रैक एक्टिवेट हो सकता है भैया। ये फिगरेटिवली होएगा ना अमित शर्मा? हाँ जी, बस बस जैसे ये रह गया ना कि यार जब भी बसंत का मौसम आता है, ये जब भी ये होते थे तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, आगे उस साल ऐसा होगा, उसको वो एकदम से कर लेता कि इस मौसम में मेरे साथ तो ये दिक्कत होनी है। नहीं नहीं, वो ना भी माने अमित शर्मा, इसकी और भी मजे की बात ये कि उसे वो अनोइंगली भी है, किसी बसंत में उसके साथ कोई घटना हुई थी, ठीक है? अब जब भी बसंत आता हाँ है, जी। जब भी बसंत आता है, तो उसकी साइकी बिना कॉन्शियसनेस में आए, अनकॉन्शियसली ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा भाव भी है अमित भाई इसका।
हाँ, ऐसा इसीलिए है बॉस, कल ही बात हुई थी कि ऑल्फैक्टरी जो सेंस है, आपने कहा था ऑल्फैक्टरी सेंस हमारे सबसे गहरे जुड़ा हुआ है। हाँ, सबसे इसकी पहले कान वायरिंग। शुरू कर रहा है हमारे कान। हाँ हमारे कान काम शुरू कर दे बात अलग है, लेकिन सबसे गहरा जुड़ाव जो है हाँ, सबसे अनकॉन्शियस से सबसे हाँ, गहरा जुड़ाव सबकॉन्शियस में डीप स्ट्रॉन्गेस्ट वायरिंग। वायर है बिल्कुल। इसका। इसीलिए हाँ जी, चलिए। बिल्कुल। किसी पॉइंट पे हम पहले कभी गए हो, दोबारा जाते तो सारी मेमोरी उठा लेती है पीछे की वो, है ना? तो ये वही चीजें हैं। हाँ हाँ, एक बार फिर से जोर से बोलो अमित पाल भाई। जैसे हम किसी पॉइंट पे कभी कोई गया है और वो जब उस पॉइंट पे दोबारा जाता है तो उसकी मेमोरी सारी उठा लेती है वो, हाँ कि हमने हाँ यहाँ बिल्कुल किया, बिल्कुल। हमने थी, और हमने ये किया। उसमें भी अभी अमित शर्मा जो जोर दे रहे हैं कल वाली बात पे, वो यही है कि ये जो स्मेल वाली है ना, स्मेल वाली, ये सबसे हाँ जी। डीप वायरिंग होती है साइकी में, सबकॉन्शियस में, है ना। हाँ जी। मेमोरी तो उठा ही लेती है, विजनरी मेमोरी भी हो सकती है ना। लेकिन ये सेंस वाली, जो स्मेल वाली, स्टिंक वाली जो मेमोरी है साइकी पे, ये सबसे डीप वायरिंग बताई है इससे जस्ट पहले जब हम पढ़े थे, है ना। हाँ जी। हाँ, कुछ कह रही हैं दीपशिखा शायद। बस यही कि डेंजर को सेंस करने के लिए स्मेल ही सबसे पहले काम आता है। आया, हाँ, सबसे पहले डेवलप हुआ ये। बिल्कुल। प्रिमिटिव कैरेक्टर, बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए शायद ये इसकी वायरिंग इतनी तगड़ी भी है, और यही इसलिए rare allergies फ्रीक्वेंटली को लोग इसी से अफेक्टेड होते भी हैं। इसीलिए हाँ जी। सबसे पहला स्टेप, जैसे बोलते हैं ना कि पहला दरबान है, कि यहाँ पे कोई किसी तरह की एलर्जी या इंजरी आई तो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जाम्पल लेते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। कह रहे हैं कि द 66-year-old retiree has suffered for the last 34 years from an extreme pollen allergy affecting the nose and throat membranes as well as the conjunctiva of the eye. 66-year-old एक रिटायरी बंदा है जो सफर कर रहा है लास्ट 34 ईयर से एक्सट्रीम पोलन एलर्जी से, जो अफेक्ट कर रहा है नोज को एंड थ्रोट मेम्ब्रेन्स को, और साथ ही साथ कंजंक्टिवा ऑफ द आई को। द एलर्जी बिगिंस एवरी ईयर इन मे एंड कैन ओनली बी टॉलरेटेड थ्रू द इंजेक्शन ऑफ कोर्टिसोन एंड अदर स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन। एलर्जी हर साल मई में आती है और केवल उसको फिर वो टॉलरेट कर पाता है इंजेक्शन लेकर के, कोर्टिसोन या दूसरे स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन के, या दूसरी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन के द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री क्या रही है इस बंदे की। 40 years ago the young man 24 at the time, 40 years पहले ये बंदा जब 24 साल का था उस समय, एंड हिज वाइफ विश फॉर ए चाइल्ड, उसकी वाइफ एक बच्चा चाहती थी। फॉलोइंग ए प्रीमेच्योर बर्थ द चाइल्ड डाइज, प्रीमेच्योर होने की वजह से बच्चे की डेथ हो गई। 5 year later the head of obstetrics promises to do all that he can so that they are successful this time. तो 5 साल बाद किसी ऑब्स्टेटिक ट्रिक्स ने, उसके हेड ने उसे प्रोमिस करा कि आप अब आगे स्टेप ले सकते हो और आप सफल होगे इस बार। When the woman get pregnant again, she stays at the clinic in the 3rd month so as to stay in bed until the child arrives. जब लेडी प्रेग्नेंट रही दोबारा तो वो क्लिनिक पर ही स्टे करा उसने इन द 3rd month, ताकि सो एज टू स्टे इन बेड अंटिल द चाइल्ड अराइव्स, ताकि वो बेड में आराम से रह सके तब तक बच्चा पैदा ना हो। आफ्टर 6.5 months on the 15th of May she has another premature birth.
तो जब हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी 6.5 महीने का जब प्रेगनेंसी रही तो 15 मई का दिन था जब उसको फिर से प्रीमेच्योर बर्थ हो गया दोबारा। स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द म्यूकोसा ऑफ द नोज, तो ये उस बंदे के लिए स्टिंग कॉन्फ्लिक्ट बना म्यूकोसा ऑफ द नोज के रिगार्ड में। नॉट बीइंग एबल टू सैलो द प्रीमेच्योर बर्थ regarding the mucosa of the throat and visual separation conflict affecting the conjunctiva ब्रैकेट में कह रहे हैं आई। तो ये swallow, वो not being able to swallow, भाई ये जो प्रीमेच्योर बर्थ हो रही थी वो swallow नहीं कर पा रहा था, गले नहीं उतर रही थी उसके ये बात, तो इससे तो उसका म्यूकोसा ऑफ थ्रोट अफेक्ट हुआ। विजुअल सेपरेशन आया, उसकी आंखों के सामने वो बच्चा प्रीमेच्योर होके निकल लिया, चला गया, तो इससे अमित भाई उसका कंजंक्टिवा शामिल हुआ, आई शामिल हुई कंजंक्टिवा के रूप में उस बंदे की। द पोलन में बिकम एंकर्ड इन द सबकॉन्शियस एज ट्रैक, जो अभी हम बात कर रहे थे सब लोग, है ना, साथी लोग कह रहे थे अभी के कैसे कैसे, तो ये जो पोलन है इसकी ये एंकरिंग हो गई, ये जुड़ गया उसके सबकॉन्शियस ट्रैक से, क्योंकि वो पोलन का सीजन था। डॉक्टर दीपशिखा, अमित भाइयों, डॉक्टर सिमरन, 15 मई के आसपास पोलन का सीजन होता है, ये पोलन का सीजन था जिस सीजन में उसके साथ ये घटना हुई, तो ये जो पोलन वाला सीजन या पोलन्स जो हैं वो एंकरिंग कर गए उसके सबकॉन्शियस के रूप में ट्रैक के साथ। तो जब भी पोलन्स के टच में आएगा इस दौरान, इस सीजन में, तभी उसको कंजंक्टिवा, म्यूकस इन थ्रोट, थ्रोट इन्फेक्शन होने लगे, तभी से और होने लगते हैं, ऐसा ही है। द चाइल्ड वेज 1.5 किलोग्राम एंड इसमें है द चाइल्ड वेज 1.5 kilograms and is brought to another hospital where he is laid in an incubator। अब ये जो 6.5 महीने में अभी वो बच्चा निकला नहीं था, इसका मतलब बच्चा प्री मैच्योर हो गया पैदा, तो जब ये 1.5 किलो का होने की वजह से इसको दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उसको इंक्यूबेटर में रखा। द डॉक्टर इज नॉट श्योर वेदर ही विल सर्वाइव द ट्रांसपोर्ट। डॉक्टर श्योर नहीं था कि ये सर्वाइव करेगा, अभी आगे बढ़ेगा या नहीं। द सन इज नाउ 35 years old and suffers probably due to the birth trauma from the same pollen allergy as his father। देखो मजे की बात, अब वो बच्चा जो 6.5 महीने में पैदा हो गया था, अब वो बच्चा 35 साल का हो गया है और वो भी सफर कर रहा है बर्थ ट्रॉमा की वजह से सेम पोलन एलर्जी को, जैसा कि उसके फादर को हो रही है। तो फादर को तो हुई दो रूप में, गले से नहीं उतर रही और आंखों के सामने ये घटना हो रही, तो और बच्चे को बर्थ ट्रॉमा की वजह से उसी सीजन में उसको भी यही एलर्जी अफेक्ट से वो अफेक्टेड हो रहा है। तो ऐसे पेरेंट्स मतलब पापा भी और बेटा दोनों के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक बना। नेक्स्ट एग्जांपल है एलर्जिक टू वाइन द फर्स्ट टाइम। एलर्जिक टू वाइन द फर्स्ट टाइम द स्कूल बॉय इज इन लव विद वन ऑफ द गर्ल इन हिज क्लास। ये एग्जांपल दे रहे हैं एलर्जी टू वाइन का, फर्स्ट टाइम का। एक स्कूल बॉय प्यार करता था, प्यार करता है अपने स्कूल क्लास की गर्ल से। वन इवनिंग ड्यूरिंग वैकेशन वीक द यंग पीपल आर अलाउड टू गो आउट एंड सेलिब्रेट बाय देमसेल्व्स। एक शाम को वैकेशन का वीक था, तो यंग पीपल, ये नौजवान बच्चे तय किया कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, एक शाम को कहीं चलते हैं। टुगेदर दे बाय 2 liters of white wine and they all drink। सबने मिलके 2 लीटर वाइन खरीदी, व्हाइट वाइन, और सभी ने पी। द बिलव्ड गर्ल टेक्स द ड्रंकन स्कूल बॉय बाय द हैंड एंड लीड हिम टू ए
मैट्रेस ऑन द फ्लोर। जो प्यार करने वाली लड़की थी उसने ड्रंकन स्कूल बॉय को हाथ पकड़ा और लेके चली गई मैट्रेस ऑन द फ्लोर पर। दे वांट टू स्लीप टुगेदर बट द बॉय कैन नॉट। वो दोनों साथ सोना चाहते थे लेकिन लड़का नहीं चाहता था सोना, तो इससे स्टिंक कॉन्फ्लिक्ट बना। वेनेवर ही ड्रिंक वाइन, और तब से जब वो बंदा जब भी वाइन पीता है, ही कम्स ऑन टू ए ट्रैक विद एलर्जिक स्निफल्स इन द हीलिंग फेज। तो उस बंदे का वो ट्रैक एक्टिवेट हो जाता है एलर्जिक स्निफल्स के रूप में, हीलिंग फेज के रूप में। हाँ जी। तो देखो उस बच्चे को, उस कपल में, उस लड़के को या एक पार्टनर कोई सा भी हो सकता था, उसको स्टिंक कॉन्फ्लिक्ट बन गया अमित शर्मा। बस एक्चुअल में इसमें जो आ रहा है ना कि उसने पी ली ज्यादा और उसकी गर्लफ्रेंड को उसको हाथ पकड़ के ले जाना पड़ा और उसे फिर वो मैट्रेस पे ही छोड़ना पड़ा कि भैया तू यहीं पड़ जा इस पे गद्दे पे। उसके बाद उससे तो सोया नहीं गया, तो फिर उसको तब वो चीज याद आ जाती है कि यार ड्रिंक करता हूँ तो मेरे को नशा चढ़ जाता है। ये किसी भी चीज के साथ में हमारे यहाँ हमारे घरों में आपकी तरफ मिलता है, अरे ना गोभी खाऊंगा तो बाय हो जाएगी, अरे ना मैं एक बेर करा था तो ऐसा हो जाता है। हाँ, ट्रैक हाँ। बन जाता है। इससे अगला चीज बहुत अच्छी दे रखी है। और हाँ, और मजे की बात इसके पीछे भी फिर एम्बेरसमेंट ही है। हाँ जी, वो इसमें भी चाहे वो किसी भी रूप में आया, उसे वो स्टिंक है, एम्ब्रेसिंग हो सकता है कि मैं नहीं अमित भाई जो जिस तरह से भाव को उठा रहे डॉक्टर सिमरन, वहां अगर वो नहीं संभाल पाया अपनी गर्लफ्रेंड को तो वो एम्ब्रेसिंग में जाएगा। जी अगर वो उसको अगर दूसरा रूप जो हम फील कर रहे थे कि वो नहीं अगर ऐसा हो कि कोई सा पार्टनर शामिल होना चाहता हो और वो दूसरा नहीं चाहता, तो वो स्टिंक है। नफरत रूप में, नफरती रूप में उसको स्टिंक कॉन्फ्लिक्ट उठा सकता कि हट यार क्या है तू, है ना। तो ऐसे तो लेकिन इंजरी आई चाहे किसी रूप में आई, हाँ जी, हाँ, जिसने उसका ट्रैक बना लिया। ये एम्बेरसमेंट इसीलिए बहुत गहरा होता है। मैं बार बार इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ, जो मेंटल वाले लोग जो है ना वो बहुत सारी को करते हैं, तो वो किसी भी सिचुएशन को वो फिर कि मेरे को एक बार बुखार हो गया था तो बुखार में एम्बेरस की बात तो नहीं हुई, लेकिन वो कहते हैं कि ये भी एक तरह से एम्बेरसमेंट ही था, क्योंकि एम्बेरसमेंट या वो डिस्कम्फर्ट आपने खुद फील करी थी। हाँ, लेकिन भाई इसमें हम अपने आप को अमित भाई ओपन रखें। जो आपने बाद वाला वर्ड बोला है कि क्या फील करी थी बाद में, डिस्कम्फर्टनेस आउट ऑफ एम्ब्रेसमेंट, डिस्कम्फर्टनेस आउट ऑफ ऑनर वुंडेड, डिस्कम्फर्टनेस आउट ऑफ एनीथिंग। हाँ जी, हाँ, इसे खोल दो, क्योंकि फिर ना एम्बेरसमेंट को ही ना लेकर के वहां डिस्कम्फर्टनेस का जो कॉज बना, हाँ जी, उस पर बहुत ज्यादा फोकस रखना। हाँ, परसेंटेज इसकी ज्यादा हो सकती है, इसे ऐसे ही समझें, है ना अमित। एक्चुअल में बॉस एक बात ये हो रही वीडियो, हम ऑनर वुंडेड, अगर हम ऑनर वुंडेड करेंगे ना तो फिर हमारी गहरी पैथोलॉजी जाएंगी। हाँ, हमारी पैथोलॉजी, ये तो हमारी पैथोलॉजी बताएगी कि हमने उसको कैसे लिया। ये तो पैथोलॉजी बताएगी। नाक की पैथोलॉजी आ रही है तो इसका मतलब कोई इंजरी या कोई इस तरह की चीज जो पहले रह गई थी, है ना, वहां तक रह गई। नहीं, बिल्कुल इंटेंसिटी तय करेगी, इंटेंसिटी तय करेगी, बिल्कुल इंटेंसिटी तय करेगी। और बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, आपका जो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं आप, ऑनर वुंडेड में हार्ड टिश्यू पे भी जा सकती है बात, मान लो, है ना। ऑनर तो होता ही हड्डियों को खा जाएगा ना, आदमी को खाने लगेगा। हाँ, तो इंटेंसिटी ऑनर वुंडेड को छोटा हल्का कर लो, मोर्टिफिकेशन, वैक्सेशन। हाँ जी, हाँ, तो वही लाइट वेट में ले आओ ऑनर वुंडेड, लेकिन कुल मिला के इक्विवेलेंट कोई ना कोई इंजरी या हर्ट मिलेगा जरूर बंदे को पीछे। हाँ जी, फेस में कह रहे हैं अमित पाल भाई, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नहीं, हाँ, बस उनके लिए इसीलिए जो है ना डिल्यूजन इंजरी रिसीव जो है वो
और हाँ, वो इस पैथोलॉजी में बिल्कुल सेट लगेगा। डिल्यूजन इंजरी रिसीव्ड और भी ज्यादा इसके नजदीक आ रहा है। डिल्यूजन इंजरी पवन रिसीव्ड। बस हाँ हाँ अमित। अब ये दोनों रूब्रिक है ना, ये जो दो हैं बड़े सर कहते थे, बड़े से, हाँ। डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड और डेल्यूजन इंजरी विल रिसीव। हाँ हम्म अगर पॉलिप बन गया तो डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड आ गया कि हाँ यार साला अब तो वहां पॉलिप बन गया, क्योंकि उसने चोट लगते 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 इंफेक्शन। नाक में एक पॉलिप बना लिया कि हाँ हाँ भाई मैंने पॉलिप बना हाँ लिया। और हाँ जहां पर अभी छींक जुकाम और ये इस हाँ, तरह की, तो उसको पहले ही लगने लगता कि चोट लगने तो वाली वहां है। वहां विल आ जाएगा, विल बी विल, रिसीव। हाँ जी, हाँ बिल्कुल हाँ सही जी, बात। देखो हाँ अमित पाल। एग्जाम्पल भी यही है कि एग्जाम्पल कह रहा है कि भाई दोबारा से वो ड्रिंक करेगा बच्चा तो उसको अपनी वही वही आ जाएगी बात उसका घूम के कि यार दोबारा से पीऊंगा तो मैं वहां गिर जाऊंगा, क्या होगा कैसे होगा। हाँ बार बार। हाँ वो इंजरी विल रिसीव में आ जाएगा। देखो दो क्लियर बातें करी हैं अभी अमित शर्मा ने। जहां जी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट बन गया तो वहां जी रिसीव्ड हो चुकी, हम्म और जहां अभी फिजियोलॉजिकल है तो वहां इंजरी विल बी मतलब विल उसमें संभावना है। जो भी आप अपना अब हाँ जी, दोबारा बोलो, अब इन रूब्रिक्स को इनमें भाव आ जाएगा। डेल्यूजन हाँ डेल्यूजन ही विल रिसीव इंजरी रिसीव्ड कि यार वो इंजरी, कोई आदमी ऐसी विल रिसीव इंजरी, और डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड। देखो बीइंग इंजर्ड डेल्यूजन तो बीइंग है कि इंजर्ड में तो इंजरी हो गया कि अबाउट ये परफेक्ट पॉलिप। परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है, यानी कि ये हो गया है। हाँ, और हाँ जी, बस विल दूसरा है वाला ना फ्यूचरिस्टिक। अबाउट टू हमारे रिसीव, पास। और दूसरा वाला ना हाँ अबाउट टू रिसीव हमारा इंजरी। हाँ हाँ सिमरन, हाँ कुछ क्लियर करो, सिमरन बोलना चाह रही है। हाँ बस रूब्रिक है माइंड डिलीजन इंजरी अबाउट टू रिसीव इंजरी। अबाउट टू रिसीव इंजरी। ओके तो उसमें खाली छींक जुकाम तक रहेगा कि होने वाली है, और अच्छा। उस तरह की और चीजें दीपशिका होंगी। दूसरा कौन सा और है? एक है हाँ इंजरी माइंड डिलीजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड। हाँ इसी तरह ये बीइंग पास्ट में इंजर्ड ही में है। लगातार चोट लगे जा रही है ना, तो उसने हाँ वहां पर उससे बचाव के लिए बना लिया पॉलिप, तब वहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे हाँ, तो ये कि भाई ज्यादातर बीइंग यहाँ मेरे को एल, तो लगातार मारे मारे हाँ जा रहा तो यहाँ ज्यादातर फंक्शनल डिसऑर्डर अगर मिल रहा है। हाँ डॉक्टर श्रेय कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत है। देर से। हाँ भैया। सर मैं ये कह रहा था जैसे डेल्यूजन बीन इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो उसमें तो इंजर्ड हो गया, तो एक हो गया डेल्यूजन, एक हो गया फियर। हाँ फियर इंजर्ड ऑफ, ये फियर इंजर्ड हार्ट ऑफ बीन और डेल्यूजन इंजर्ड, इसमें क्या फर्क, कैसे फर्क रखेंगे, ये फियर है ये डेल्यूजन है? हाँ बीइंग इंजर्ड बस में तो वहां स्ट्रक्चरल चेंज आ जाएंगे, और जहां फियर है, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड में उतना स्ट्रक्चरल नहीं आएगा। फियर को सोरो साइकोटिक माना जाता है, जहां पे फिजियोलॉजी फंक्शनल पार्ट ज्यादा होता है पैथोलॉजी में, और स्ट्रक्चरल कम होता है। अच्छा हाँ, और जहां जहां स्ट्रक्चर बन ही गई, पॉलिप बढ़ ही गया, तो वहां बीइंग इंजर्ड आ जाएगा। अमित शर्मा कुछ क्लियर कर रहे थे। हाँ जी, बस बिल्कुल वही बात है कि फियर को प्लस प्लस करते रहोगे तब वो डेल्यूजन में तब वो जाएगा। अभी डेल्यूजन में चला फियर में जाएगा। है तो अभी वो फियर में है तो उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस जरूरी नहीं है आ गए हों, हाँ लेकिन डेल्यूजन मींस स्ट्रक्चरल चेंजेस आर देयर। हाँ, वैसे डेल्यूजन भी मैं और बताऊं, अगर आगे बढ़ेंगे रिपर्टरी में, हाँ डेल्यूजन भी दो तरह के होते हैं अमित पाल। अमित हाँ पाल वो भाई, भी हो सकता है, हाँ जी, एक होते हैं, इसमें भी आ रहा है। हाँ एक होते हैं डेल्यूजन फिजियोलॉजिकल। रिसीव इंजरी में चेंजेस नहीं है। हाँ नहीं, अमित पाल आप बताएंगे। अमित पाल एक दिन कर रहे थे जिक्र, इन्होंने फाड़ी थी ये चीज। जो डेल्यूजन भी दोनों लेवल पे होते हैं ना भाई, जेनेटिक डेल्यूजन। फिजियोलॉजिकल हाँ हाँ बोलो। भी है, पैथोलॉजिकल भी है, और कुछ जेनेटिक लेवल पे भी देखे। हाँ एक एक एग्जाम्पल के साथ बताओ। एग्जाम्पल तो हाँ पवन सर, फिजियोलॉजिकल पवन फिजियोलॉजिकल सर, डेल्यूजन। हाँ अमित शर्मा।
यहाँ पर हमारे सामने बिल्कुल दोनों एग्जांपल इसी केस में क्लियर है। डेल्यूजन विल रिसीव इंजरी इज फिजियोलॉजिकल डेल्यूजन। विल हाँ रिसीव इंजरी पहले से उसको लगता है और वो उसकी तैयारी कर देता है, लेकिन अभी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ और डेल्यूजन इज बीइंग इंजर्ड, हाँ बीइंग इंजर्ड में उसको क्योंकि चोट लगे जा रही है, तो वो उसने उसके लिए पॉलिप बना लिए बचाने के लिए। हाँ। और जेनेटिक कैसा होगा तीसरा? है ना? तीसरा जेनेटिक डिलीजन सिमरन कैसे क्या कह- दिखेगा आपको? जेनेटिक डिलीजन दिखेगा, वो ऑर्गन ही बन के नहीं आएगा पीछे से, हाँ या जी, एक्स्ट्रा बन के आएगा पीछे से। बिल्कुल। हाँ, वो डिलीजन पैदाइशी में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे। समझ रहे हो भैया? तो पार्ट तीन डिलीजन। है, डेल्यूजन, फिजियोलॉजिकल एक हो गया, और जो ये पैथोलॉजिकल ये दो हो गए। ये इसी बंदे को चोट लग गई है या इसके फोर फादर्स को चोट लग गई थी? तो जो फोर फादर्स से आता है वो आता है जेनेटिक डेल्यूजन की कैटेगरी में। कोई भी पैथोलॉजी, जेनेटिक डेल्यूजन। कोई भी स्टेट ऑफ पैथोलॉजी वो आती है जेनेटिक डेल्यूजन। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी डेवलप हो गई है, ये आती हैं इस बंदे से रिलेटेड डेल्यूजन में। और इसी बंदे से रिलेटेड डेल्यूजन में फंक्शनल डेल्यूजन भी हो सकता है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस विदाउट पॉलिप। हाँ जी, एलर्जिक अस्थमा होता है, ब्रोंक्यूल्स में हाँ जी। कोई भी चेंज नहीं आते अमित शर्मा, केवल वो बस सिकुड़ जाती हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और फिर नॉर्मल देखते हैं कि कोई स्ट्रक्चरल चेंज ही नहीं आ रही, ना कोई थिकनिंग हो रही है, ना कोई नैरोइंग हो रही है परमानेंट। तो यहाँ पर भी ये फिजियोलॉजिकल डेल्यूजन है, भले चाहे उसे 20 साल से आ रहा है ये अस्थमा, ये भी जान लेना। हाँ जी, जब तक बिल्कुल उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डॉक्टर से स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ रहे हैं, तो भले चाहे उसे 20 साल से अस्थमा हो रहा है हर साल, वो फिजियोलॉजिकल है स्टिल। बिल्कुल। सर कई पेशेंट जो एलर्जी कोल्ड से सफर करते हैं, वो अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उनका वाटर रिव्यू टेस्ट कराता है या कोई टेस्ट करा एक्सरे कराते हैं, तो बोलते हैं कि आपकी नाक की हड्डी जो है वो टेढ़ी है, ये नाक की हाँ हड्डी जो है वो एक साइड से शिफ्ट हो गई है, हाँ। इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। हाँ, तो तो यहाँ वहां पे फिर डेल्यूजन इंजर्ड हो गया ना, वो इंजर्ड हो गया। अमित शर्मा ये इसी बात पर तो जोर दे रहे हैं कि जहां स्ट्रक्चरल चेंज आ चुके हैं वहां इंजर्ड हो गया है। और अगर नाक में कोई दिक्कत नहीं है, बस सीजन आता चला जाता, नाक ओके, हर एक स्ट्रक्चर ओके, तो ये प्योर फिजियोलॉजिकल है। सिमरन क्या कह रहे हैं? हाँ सिमरन। सर यही दो फैमिली रूब्रिक है, माइंड डिल्यूजन इंजरी इज अबाउट टू रिसीव इंजरी, है ना, और एक रूब्रिक है डिल्यूजन विल रिसीव इंजरी। इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए कि दोनों ही मतलब चल तो फ्यूचर में ही रहे हैं ना, इज अबाउट टू रिसीव इंजरी एंड विल हाँ जी। रिसीव इंजरी। एक को बीइंग अभी इंजर्ड तो प्रेजेंट में चल रहा है ना। ना जी? विल नहीं। रिसीव इंजरी के भी देखो, फ्यूचर वाली के भी इन्होंने कहा दोनों है। एक जस्ट वाला है, हाँ। एक अबाउट टू Just- रिसीव इंजरी है। हाँ, अबाउट हाँ। टू रिसीव वाला एकदम से बहुत हाइपर एक्टिव और हाइपर एक्टिव सेंस में रहेगा वो, कि यार बिल्कुल अभी से जो अलर्टनेस वाले होते हैं ना, जिनको लगातार छींकों पे छींके आती रहती हैं। नहीं, अब जो एक बात और सुनो, months वाले होते हैं। एक बात और सुन अमित शर्मा, डॉक्टर दीपशिखा का जो वो भाव जा रहा है, ये इसलिए बहुत अच्छा जा रहा है, ये दोनों में अबाउट टू रिसीव इंजरी मोस्ट प्रेजेंट है जो हो रहा है। आप किसी पार्टी में चले गए, आप वहां खाना देख के कह रहे मैं इसे खा लिया तो मेरे को 10 लगेंगे ही, ये तो है अबाउट। हाँ, बस और मैं शादी में इसलिए तो नहीं यही जा रहा हूं क्योंकि मुझे 10 लग जाते, ये आ जाएगा विल है, ये विल आ जाएगा विल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, बस उसी बात को कह रहा हूँ मैं। तो दो नहीं, डॉक्टर दीपशिखा ये कह रही थी कि एक में हो रहा है जस्ट, तो ये अबाउट वाले में हो रहा है, वहां प्रेजेंट है ये। हाँ बेटा। बस नहीं, हम कुछ और कह रहे थे, बस हमारा ये ना कि बीइंग इंजर्ड में है, वो है कि बार बार अभी जैसे कॉन्स्टेंटली वो इंजर्ड हो रहा है, तो ये प्रेजेंट चल रहा है। और अबाउट टू रिसीव इंजरी में है कि वो इंजरी रिसीव कर सकता हाँ है, जी। इस वजह से वो अभी अलर्ट है, अभी से ही अलर्ट या अभी से ही हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, ताकि जो फ्यूचर में उसको एलर्जी मिलने वाली है वो उससे अपने आप को तुरंत बचा ले। चलो सिमरन एक एक करो, एक एक भाव रखो। सिमरन क्या कह रहे हैं? पवन बॉस हाँ हाँ हाँ, पवन बॉस, मेरी बात सुनो बहुत आराम से। मैं जो कह रहा हूँ,
यहाँ रूब्रिक 2 की जगह 3 हो गए, है हाँ ना सिमरन, यही बात है। जी 3 रूब्रिक जी क्या हो गए, एक हो गया डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड, ओके डेल्यूजन बीइंग इंजर्ड, कि मेरे को इंजरी हो रही है, लगातार हो रही है, उसमें उसने बचने के लिए पॉलिप बना लिए। अब हाँ 2 जी रूब्रिक क्या है, डेल्यूजन ही विल रिसीव इंजरी एक डेल्यूजन है, हाँ और हाँ अबाउट ही इज अबाउट टू रिसीव इंजरी दूसरा डेल्यूजन है। ये हाँ विल रिसीव और अबाउट टू रिसीव इंजरी हाँ दोनों ही फ्यूचर के हैं। इन हाँ दोनों में जो अभी मैंने फिर बोला, बिल वाला के आगे की, कि यार मेरे को वहां चोट लग जाएगी या मेरे को ऐसा वहां पर हो जाएगा तो मैं वहां जा ही नहीं रहा, या वहां हाँ जाने पर दिक्कत होगी। और हाँ अबाउट टू तो मतलब तुरंत होने वाला है। अब देखो, अब इसने ये बोतल का ढक्कन खोला नहीं और मेरे को दिक्कत होनी शुरू हुई नहीं। तो ये मोस्ट प्रेजेंट हुआ तो ना। वही अभी अभी घर से तुरंत ये सीटी बजनी शुरू होगी, ये छोंक लगेगा और मैं छींके मारना चालू कर दूंगा। हाँ हाँ अबाउट टू रिसीव में बहुत पास है का है, और बिल वाले में ट्रैक पुराना बना होता है कि यार मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरे को ऐसी चीज हो सकती है। हाँ, तो सिचुएशन आप बात प्रेजेंट समझ रहे वाली, हो हाँ सिचुएशन कि मैं प्रेजेंट वाली, अबाउट वाली। अगर मैं गांव जाऊंगा तो गांव में ऐसा होता है और मेरे साथ ये दिक्कत हो सकती है, आई विल रिसीव इंजरी वाले टाइप में आ हाँ जाएगा ये। हाँ चलो बस ठीक हम थोड़ा सा एक चीज और जोड़ना चाहते हैं। जी। जो बीइंग इंजर्ड है, हमें ऐसा लग रहा है कि उसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों मिला हुआ है, कि दोनों पहले भी चलता दोनों आ होते हैं, रहा है और ये अभी भी हाँ हो जी, रहा है। अबाउट टू रिसीव इसीलिए इंजरी बीइंग है में वो। प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, प्रेजेंट प्लस हाँ थोड़ा जी, सा फ्यूचर ये है, और विल वाले में पूरा फ्यूचर है। हाँ जी, ये हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि अबाउट टू रिसीव इंजरी में प्रेजेंट हम अभी वो फील कर रहे हैं और होने वाला है, तो प्रेजेंट प्लस फ्यूचर दोनों जुड़ा हुआ है इसमें। ओके हाँ जी। हाँ हाँ ऐसा और हमने मतलब महसूस हुआ। हाँ चलो, अब सिमरन क्या कह रहे हैं? नहीं बस मैं वही बोल रही थी अदरवाइज कि ये जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। माइंड डिल्यूजन इंजरी इज बीइंग इंजर्ड, अब इट भी इज ठीक हुई थी और पास्ट पहले भी हो रही है, कंटिन्यूअस। लगातार चलती रह रही है। हाँ पास्ट कंटिन्यूअस जो हाँ, पुरानी हाँ चीज थी वो पास्ट अभी के हाँ तक जी, चल प्रेजेंटली है। रही है। हैंगिंग चल हैंगिंग रही है। कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी, एग्जैक्टली ये हैंगिंग एग्जैक्टली। कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम प्रॉपर इंग्लिश से भी समझे तो इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ ये एक, हाँ जी, हाँ हाँ ये 2-3 पॉइंट है, एक इसमें आएगा भी, ये आएगा भी बेटा इसमें है अभी। जी जी जी। एक हो गया सिंपल डिल्यूजन इंजरी विल रिसीव इंजरी, ये जस्ट सिंपल फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर हाँ टेंस है। हाँ हाँ जी, सिंपल फ्यूचर टेंस है ये, है ना। हाँ हाँ अब हाँ हम आ जी, जाते हैं उस रूब्रिक पे जो है अबाउट टू रिसीव। हाँ, माइंड डिल्यूजन अबाउट टू रिसीव इंजरी। हाँ ये रूब्रिक है प्रॉपर, इज अबाउट टू रिसीव इंजरी। हाँ ये देखा जाए तो ये मतलब मैम ने ये जो बोला ना, ये नियर बाय फ्यूचर का है, जस्ट प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर हाँ, जो अ, जस्ट हाँ अ, मोमेंटरली होने सिमरन वाला है। सिमरन हाँ हाँ सिमरन, हाँ हाँ इसमें इज भी है ना, इज जी अबाउट जी अभी जी यहाँ है और बस लगने वाली है। हाँ 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 हाँ, तो ये हाँ प्रजेंट में तो ज्यादा है फ्यूचर, भाई, ये प्रजेंट से नहीं हाँ रिलेटेड जी, ज्यादा है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसमें अदरवाइज तो यही है ये कि अभी हो रही। प्रेजेंट है, लेकिन द इट मीन्स कि इट इज अबाउट, जैसे आई एम अबाउट टू ईट फूड, मैं खाना खाने वाली हूँ, हम्म है ना। हम्म। तो ये हाँ क्या हाँ हो तो गया, बेटा मैंने अभी डिसाइड कर अबाउट टू ही तो कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक हुआ। जी हाँ जी भाई, वो अबाउट पीछे टू इसीलिए साइकी में जो उसके ट्रैक बन रहा है, उसने ही तो इस बात को ये कह दिया कि अब अबाउट टू रिसीव हाँ इंजरी। अबाउट, तो यही अबाउट टू तो इसको फ्यूचर में लेके जा रहा है ना। हाँ इसलिए ले जा रहा फ्यूचर में, उस तरह से कि मेरे को ये पहले मेरे को हो जी चुका है, ये हो जाएगा अभी भी। आई एम श्योर, हाँ आई एम हाँ श्योर। जी हाँ, हाँ जी। बिल्कुल वही है, बस रूब्रिक उसी तरह के। हाँ तो अब बस मुझे बस थोड़ा ये समझना है कि जैसे आपने बोला कि विल रिसीव इंजरी का प्रेजेंटेशन और इज अबाउट टू रिसीव इंजरी का आपने बताया कि उसमें ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होगा, तो विल वाले में कंपैरेटिवली इतना नहीं होगा वो क्या, एंटीसिपेटरी होगा बिल वाले ज्यादा। में, इज वो अबाउट वाला जो है। हाँ विल वाला बहुत ज्यादा एंटीसिपेशन से रिलेटेड भी होगा। हाँ जी, एंटीसिपेशन है विल के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। हाँ जी, हाँ होता ना एंजाइटी एंटीसिपेशन, तो अबाउट टू हो जाएगा ओके एंजाइटी से ज्यादा रिलेटेड। और
विल वाला हो जाएगा एंटीसिपेशन से रिलेटेड, सिंपल। हाँ जी। समझ रहे हो? क्लियर हुई ठीक बात? है नहीं डॉक्टर जी सिमरन भाई, हाँ हाँ नहीं ठीक एंटीसिपेशन ठीक कब होता है हमारे अंदर? जब हमें कुछ खराब गलत होने का अंदेशा ज्यादा हो जाता है, हाँ हाँ जी। और जी और जी जी प्रेजेंट उसमें गलत उससे डर सा बना रहता, मतलब एंजाइटी सी बनी रहती है कि तो ये काम एंजाइटी खराब ना हो रहती जाए। है, एंजाइटी रहती है। तो जहां हाँ जी, विल वाला जो बिल्कुल फ्यूचर है वो एंटीसिपेशन से जुड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बस। हम्म और क्लियर होंगी चीजें। टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि काफी डिस्कशन के बाद ही और क्लियर होती रहेंगी, कभी किसी के बीच में क्वेरी आती है तो। वैसे बॉस हाँ मैं हाँ, थोड़ा सा यहाँ हाँ बेटा। पे एंजाइटी और एंटिसिपेशन में हमारा फर्क ये मतलब जितना मेरे को पता है, हाँ एंटिसिपेशन में हम जो हुआ नहीं है फ्यूचर को प्रेजेंट में लाके चिंतित हो जाते हैं, हाँ हाँ, रेडी टू। है ना? हाँ हाँ और हाँ। एंजाइटी को हमारा प्रेजेंट स्टेट में है, मतलब हाँ अभी। सिमरन, जी सिमरन, जी 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 पवन बॉस बिल्कुल यही बात तो कह रहे हैं, अबाउट टू तो वो लगभग लगभग प्रेजेंट में है, और विल रिसीव हम्म एंटिसिपेशन में है, वो फ्यूचर में अच्छा है। तो इसलिए उधर विल में पड़ा है, ओके। हाँ जी, इसीलिए है वो। बिल्कुल ठीक यही है तो कह रहे पवन बस। मैं जी अभी जी यही तो जी जी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैंने कहा यार ये छोंक लगा और मेरी छींक हम्म शुरू हो जाएंगी। अभी हम्म तो मैं यहीं बैठा हूँ, तो आई एम अबाउट हम्म टू, मैं देख रहा हूँ कि रसोई में काम होने वाला, और आई हाँ एम अबाउट टू रिसीव। जी और बिल वाली के लिए तो मैं पहले से तैयार हूँ कि भाई मैं वहां जाऊंगा और वहां पर ऐसी चीजें हो सकती हैं, हाँ तो उसके लिए तो वो बिल में है, वो एंटिसिपेट कर रहा है ना कि वहां पर ऐसी चीजें। एंटिसिपेशन इज, यू आर, वही तुम्हारी बात, आप प्रेजेंट को अपने पास अभी लाके और उसके लिए चिंता करने की फ्यूचर को तैयारी हाँ करने लगे, फ्यूचर फ्यूचर को को। प्रेजेंट में लाके एंटिसिपेट कर रहे हो, बिल्कुल। हाँ। जी 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 हाँ जी जी। ओके। चलो नेक्स्ट है, ये से कर लेंगे, थोड़ा सा ही रह रहा है। फेस है द लेंथ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी कैन वेरी बिटवीन जस्ट ए फ्यू सेकंड्स एंड सेवरल डेज। ये जो लेंथ है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव जो होता है एक्टिविटी की, ये फ्यू सेकंड से लेकर के सेवरल डेज के बीच में भी वेरी कर सकती है। यूजुअली द हाँ जी। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी लास्ट ब्रीफली एंड देन द हीलिंग फेज लास्ट लॉन्गर। और यूजुअली आमतौर पे ये देखा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी तो बहुत जल्दी चली जाती है ऐसे केसेस में, और जो हीलिंग फेज है वो लंबी चलती रहती है, जो एलर्जी के केस है। और इसीलिए इसको बोला है इज इक्वल टू हैंगिंग हीलिंग में रखा गया है इसको, एलर्जिक कोल्ड को। कहते हैं ना, बस वहां गया और जाके आया भैया, उस दिन से इसे नजला 6-7 दिन चला या 10 दिन चला, मैं वहां गया और इसने जब से पकड़ लिया, यानी कि पकड़ लिया बोले तो एक्टिविटी तो आई, बस जस्ट एक्सपोजर। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी तो जस्ट एक्सपोजर हुआ और जल्दी कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी निकल गई, अब बंदा तुरंत हीलिंग फेज में आ गया, लेकिन ये हीलिंग फेज उसकी लंबी चलती है। हाँ, तो इसलिए इसका नाम दे दिया हैंगिंग हीलिंग, और तो यहाँ पे वो इजिकल टू एलर्जी कोल्ड है बेटा। यहाँ पे वो आएगा बीइंग इंजर्ड ना, हैंगिंग हीलिंग चल रही है अभी तक। हाँ, बीइंग इंजर्ड में है, हैंगिंग और हीलिंग। हाँ बेटे, बीइंग इंजर्ड वाला भी बताए ना, बीइंग इंजर्ड दो में कन्वर्ट हो जाएगा कि बीइंग इंजर्ड का ये फिजियोलॉजिकल पार्ट है, तो ये तब भी लंबा चल सकता है। और अगर ये बीइंग इंजर्ड अगर इसका डेल्यूजन बन गया, या मान लो इसका ज्यादा डीप चला गया, तो फिर ये स्ट्रक्चर भी डेवलप कर लेगा बेटे। जी 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 ठीक है। ये इसीलिए बस अब हमारे को तो पता नहीं कब चोट लगी थी, तो वो चीजें तो मैं वहां जाके अपने फोर फादर्स की या पुरानी चीजों को हील तो कर नहीं सकता, इसीलिए हैंगिंग हीलिंग में। हाँ, ये हैंगिंग हीलिंग भी देखो गजब की है, ये क्रॉनिक केस में मिलेगी और फिजियोलॉजिकल में भी। लटकाऊ नजले मिलते हैं कई लोगों को, आपके बीच में हमारे बीच में देखे होंगे कि भैया इसे नजला हुआ नहीं है भैया 15 दिन खींचेंगे, इसे नजला हो गया तो भैया 25 दिन खींचते हैं, फिर ये कहते हैं इसे नजला वजला होता 2-4 दिन में ठीक हो जाता। तो ये हैंगिंग हीलिंग थोड़ी सी फिजियोलॉजिकल पार्ट पे भी है, जो लंबी चलती है। ऐसे नजले मिलते हैं ना, आप एग्री कर रहे हो ना?
बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मिलते हैं, बिल्कुल हाँ खांसी और नसों तक दोनों हाँ मिलते जी हैं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हाँ एलर्जी हाँ पढ़ रहे हैं हम, उस सेंस में हम बात कर रहे हैं कि ये हैंगिंग हीलिंग फिजियोलॉजिकल भी लॉन्गर पीरियड तक हो सकती है। और हम हैंगिंग हीलिंग को अक्सर पढ़ते आए हैं क्रोनिसिटी वाले केसेस में। रिमार्क कर रहे हैं एन एडिशनल कंजंक्टिवाइटिस पॉइंट्स टू ए विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट ए swollen throat to a conflict of not wanting to swallow something, tightened bronchi to a territorial fear conflict और fright fear conflict। तीन कंडीशन दी है, बहुत खूबसूरत टिप्पणी करी है इन्होंने। कह रहे हैं कि ये जो कंजंक्टिवाइटिस है, इसमें एडिशनल कंजंक्टिवाइटिस पॉइंट को जोड़े हैं, कंजंक्टिवाइटिस के लिए पॉइंट जोड़ा है विजुअल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर। दूसरा सोलन थ्रोट को लेकर के बात कर रहे हैं, सोलन थ्रोट टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नॉट वांटिंग टू स्वेलो समथिंग, वांटिंग टू स्वेलो समथिंग या फिर नॉट वांटिंग टू स्वेलो समथिंग, ये और जुड़ जाएगा। टाइटन्ड ब्रोंकाई टू टेरिटोरियल फियर कॉन्फ्लिक्ट और फ्राइट फियर कॉन्फ्लिक्ट। तो इसके साथ इन्होंने ये चीजें और भी जोड़ दी हैं। टाइटन्ड ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टाइट कर लेता है टेरिटोरियल फियर की वजह से, और ब्रोंकाई टाइट हो गई तो सांस लेने में दिक्कत, ब्रोंकियल अस्थमा, टेरिटोरियल उससे जुड़ रहा है। और फ्राइट फियर कॉन्फ्लिक्ट से। ए कॉन्फ्लिक्ट कैन स्टार्ट मोर देन वन एसबीएस, तो एक कॉन्फ्लिक्ट जो है एक से ज्यादा एसबीएस स्टार्ट कर सकता है। ये पॉइंट छोटा सा है लेकिन दोबारा समझ लो, ए कॉन्फ्लिक्ट कैन स्टार्ट मोर देन वन एसबीएस। हम जनरली एक कॉन्फ्लिक्ट से एक एसबीएस को जोड़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक होगा लेकिन एसबीएस कई स्टार्ट हो सकते हैं भैया, ये भी गुंजाइश है। थेरेपी में कह रहे हैं फाइंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। इफ this fails, you can try conventional medicine desensitization। स्पाइरुलिना एल्गी बताया, विटामिन D3, डेली कोल्ड लीवर ऑयल बताया है। Antihistamines are useful in acute or threatening conditions, but not for long-term intake. Before that, the gentle massage on gentle massage बताइए पेज नंबर 142 पर should be tried। तो बेसिकली थ्रेटनिंग कंडीशन में और एक्यूट कंडीशन में एंटी हिस्टामिनिक्स का रोल बहुत यहाँ रहता भी है। मैं बताऊं आपको, ये जो एलर्जी है, ये जैसे हिस्टामिनिक एलर्जी वगैरह या ब्लड से रिलेटेड जो एलर्जी है, ये कई बार बहुत ही ज्यादा जानलेवा साबित होती हैं। इस पे बाद में एनाफाइलेक्टिक शॉक, हाँ एनाफाइलेक्टिक शॉक्स वगैरह का होता है। अभी प्रशांत भाई हैं यहाँ, अभी वो बच्चा बेटे एनाफाइलेक्टिक शॉक से गया, एक 3 महीने का बच्चा था, डॉक्टर सिमरनदीप सिंह का अमित भाई। तो उस बच्चे को हुआ क्या कि सबसे पहले उन्होंने, उसके पेरेंट्स ने बताया कि इसको ना वो लाल लाल दफेड़े पड़ जाते थे, लाल लाल दाफड़ पड़ जाते थे, और वो पहले अपने आप ठीक होने लगे थे। उसके बाद फिर उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई, खांसी बुखार, और उसके बाद फिर पता चला कि वो 10-15 दिन चला, मान लो केस किसी डॉक्टर का था, एलोपैथिक हैंड्स में था वो। तो अब उसकी टीएलसी कितनी थी डॉक्टर प्रशांत? उसकी 3.5 लाख के अराउंड 3.5 लाख टीएलसी थी डॉक्टर दीप सिंह का। ध्यान देने वाली बात है, जो 11,000 होती है 4,000 से। जी 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 जी। और फिर जब हमारी बात हुई उनके पेरेंट्स से, तो उन्होंने कहा कि साहब ये सांस बड़ा झटके से ले रहा था, हम सोच रहे थे इससे खांसी है। तो अब बेसिकली जो पॉइंट में रखना चाहता हूं इसके माध्यम से, वो ये है, एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए डॉक्टर सिमरन को थोड़ा ध्यान होगा, चर्चा हुई थी हम लोगों के बीच में बॉस के माध्यम से,
बेसिकली ये जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है ये दो सेंटर्स को एक साथ अटैक करता है, जी रेस्पिरेटरी सेंटर को और सर्कुलेटरी सेंटर को। सर्कुलेटरी सेंटर्स को ये हिस्टामिन रिलीज करके करता है। हिस्टामिन जब रिलीज हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स ना वो रिलैक्स हो जाती हैं। डायलेट, जब हाँ, डायलेट हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, तो जो ब्लड का जो कॉलम है, ब्लड का जो आगे फ्लो था वो स्टैग्नेशन में पहुंच जाता है डॉक्टर दीपशिका। तो जी, ब्लड की सप्लाई स्लो हो जाती है और हम्म, रेस्पिरेटरी सेंटर पे ये कॉन्स्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट लाता है ब्रोंक्यूल्स पे। तो ब्रोंक्यूल्स तो सिकुड़ गई और ब्लड वेसल्स हो गई डायलेट। ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ने से ऑक्सीजनेशन हुआ नहीं, रेस्पिरेशन हुआ नहीं, एयर गई नहीं अंदर, और ब्लड वेसल्स के डायलेट होने से जो उसमें थी भी थोड़ी बहुत ब्लड वॉल्यूम में वो नहीं पहुंची ब्रेन की तरफ। तो इसमें डबल डेंजर हो जाता है बंदे का जान खोने का। ऑक्सीजनेशन इतना तेजी से गिरता है, उधर ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सेंटर के कॉन्स्ट्रिक्ट होने से तो आई नहीं बाहर से, समझ रहे हो। और जो ब्लड वॉल्यूम में थी डॉक्टर दीपशिका, वो ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से, हिस्टामिन ज्यादा सिक्रीशन की वजह से, तो वो प्रॉपर सर्कुलेशन भी बंद। तो भैया इसमें ये काफी सीरियस सिचुएशन है, इसको हल्के में ना लें। कहीं अगर ऐसा कोई नाजुक बच्चा है या कोई बंदे को ऐसा हो रहा है तो उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा तेजी से फोकस रखें। जो भी वहां एंटी हिस्टामिनिक काम करती है हमारी, जैसे भीगने के बाद फॉर एग्जांपल हमारी थेरेपेटिक रूप में भी काम करती है, हमें वो भी देनी पड़ सकती है कंडीशनल रेमेडी, जैसे भीगने के बाद रस्टॉक्स कह देते हैं या ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि इसके डबल डेंजर का ध्यान रखा जाए, बस पॉइंट यहाँ ये रखना था मुझे। ये डबल डेंजर में जाती है बात, है ना सिमरन? कुछ ऐसे ही था ना बेटा? जी 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 जी, यही था हाँ, बॉस। तो अब इसका और मजेदार पढ़ने के लिए आप ये जो एलर्जीज हैं, हिस्टामिनिक एलर्जीज, एनाफाइलेक्टिक शॉक्स, ये जरूर पढ़ लेना भैया एक बार। और मैं भी पढ़ूंगा एक बार फिर से गूगल से कहीं से। चलो ठीक है, यहीं रुके हैं आज। जी बस। ठीक है, ओके। राम राम भाई, सबको बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राम राम बेटा, राम राम बेटा, राम राम जी।